नेक्स्ट है हमारा अप्रोचेस और टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो आपके पास दो तरह की अप्रोचेस है, एक है क्लासिकल, दूसरी है एक्सोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। यहाँ आपके पास जो फर्स्ट क्लासिकल है ये ट्रेडिशनल थ्योरी है, और इसमें कहा गया है कि जो भी आपके इवेंट है वो उनके रैंडम एक्सपेरिमेंट्स जो भी होंगे वो इक्वली लाइकली केसेस बनेंगे। मतलब जो उनकी रेशो बनेगी वो 50-50% की रेशो बनेगी। यहाँ आपकी रेशो इस तरह से डिनोट की जाती है, जैसे आपके पास हेड और टेल वाला केस है, आपके पास एक कॉइन है, आपने टॉस करना है, तो उसमें हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो रहेगी 1/2। तो जो 2 है वो है आपके टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस हैपेंड होने के, जो भी केसेस है हेड और टेल, ये दो केस बनते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब आपने हेड वाला फेवर में रखा है अपने, तो आपका फेवरेबल केस बना हेड का, जो कि एक ही आ सकता है, एक कॉइन में एक ही हेड होता है, तो वो 1 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ हेड इक्वल्स टू 1/2 हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल्स टू 1/2। हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/2। 1 आपके फेवर का केस हेड वाला, और 2 टोटल हैपनिंग्स, या तो हेड या फिर टेल। नेक्स्ट आता है आपका एक्सोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी रेंज करेगी 0 से 1 में। जो भी आपका इवेंट होगा वो या तो होगा या फिर नहीं होगा, इस तरह की सिचुएशन बनेगी। तो यहाँ सबसे पहला केस बनता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का, जहां पे आपके पास दो इवेंट दिए गए हैं, ए और बी, हेड और टेल। मान लीजिए ए से आप हेड को डिनोट कर रहे हैं और बी से टेल को डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपकी क्या बनेगी, 50% चांस रहेंगे आपके हेड आने के, और 50% चांस ही रहेंगे टेल आने के। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, एक का होना दूसरे के होने पे डिपेंड करेगा। मतलब अगर हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, अगर टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। एक ही केस बनेगा आपके पास, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इस तरह का जो भी आपका केस होगा वो होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी 1 रहेगी। हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, 1/2। टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, 1/2। दो टोटल केसेस बनते हैं आपके हेड और टेल के, और उसमें से या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। 50-50% चांस है, तो इसका टोटल आपका बनेगा ऑलवेज इक्वल्स टू 1। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 आएगी। दूसरा केस बनता है व्हेन इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जब आपके पास इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, एक का होना दूसरे के होने पर निर्भर नहीं करता है, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। एक होगा तो दूसरे का होना उससे रिलेट नहीं करेगा। एक भी हो सकता है, उसके साथ दूसरा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। वो उनकी अपनी अपनी मर्जी रहेगी इवेंट्स की, वो जैसे भी आपके सामने प्रेजेंट हो उसके हिसाब से आपकी थ्योरम बनेगी। तो यहाँ जो आपकी प्रोबेबिलिटी बनती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में, आप लिखते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी को आप डिनोट करते हो, ये आपका ए है और ये आपका बी है, और ये वाला जो एरिया है इसको करते हैं यूनियन से डिनोट, दोनों का इक्वल एरिया। तो ए यूनियन बी आपका ये वाला एरिया आया। यहाँ पे ए का होना और बी का होना, जितने जितने चांस है वो आपका बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, सेंटर वाला एरिया। सेकंड केस में आपके पास बना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ बोथ इवेंट अलग अलग रहेगी। यहाँ ए का केस रहेगा, यहाँ बी का केस रहेगा, और इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, ये दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। तो इसे आप इस तरीके से डिनोट करते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। ए अलग है, बी अलग है, बीच में और से डिफरेंशिएट कर दिया इन्हें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। मतलब अब जब आपने इस तरह का इवेंट निकालना है और आपको सिचुएशन इस तरह से दी गई है, ये ए है, ये बी है, और ये यूनियन वाला एरिया है, ए प्लस बी वाला एरिया बनेगा ये। तो आपने क्या निकालना है, अब आपने ए और बी निकालना है।
तो ए की जो भी हैपनिंग की सिचुएशंस है प्लस बी के हैपन होने की सिचुएशन माइनस इन दोनों के हैपन होने की जो भी सिचुएशंस बनेगी उसको आप माइनस कर दोगे। इस तरह की सिचुएशन के बाद आपके पास जो रिजल्ट निकलेगा वो ये वाला निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ए अलग और बी अलग, दोनों में कोई रिलेशन नहीं रहेगा। नेक्स्ट है आपकी थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। पहले थ्योरीज थी, अब थ्योरम्स है। तो थ्योरम्स है आपकी फर्स्ट एडिशनल थ्योरम और सेकंड है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। एडिशनल का मतलब है जहां आप एडिशन करोगे, दोनों इवेंट्स की एडिशन होगी, वो बनेगी आपकी एडिशनल थ्योरम। और मल्टीप्लिकेशन में दोनों इवेंट्स को आप मल्टीप्लाई करके रिजल्ट फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहले चलते हैं एडिशनल थ्योरम पे। इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, the probability of occurrence of either A or B is the sum of individual probability of A and B। जो हम पीछे से समझते आ रहे हैं वही चीज है। थ्योरम के थ्रू इसे इस तरीके से समझा जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, या तो ए होगा या फिर बी होगा, और उन दोनों में हाफ हाफ चांसेस होंगे, ए के होने के भी और बी के होने के भी। इस तरह की सिचुएशन को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। इस थ्योरम को प्रूव कर लेते हैं। तो इसमें आप ए है आपका फर्स्ट इवेंट A1 और A2 है आपका सेकंड इवेंट। इन दोनों के होने के चांसेस क्या रहेंगे, जितनी भी इनके नंबर है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितनी भी आप ऑब्जर्वेशंस करोगे उसके नंबर। मतलब जैसे आपने एक डाइस थ्रो किया था तो उसमें आपके पास टोटल आउटकम्स कितनी आ सकती थी, 6, और उसमें से अगर आपको कहा जाए 4 नंबर आने के कितने चांसेस है तो आपके रहेंगे 1/6। 2 आने के कितने चांसेस है तो वो भी रहेंगे 1/6। कोई नंबर दोबारा रिपीट तो नहीं होता वहां पे, इसलिए सबके चांसेस इक्वली रहेंगे 1 1 1, और सबका टोटल जो टोटल लाइकली केसेस होंगे वो होंगे 6। टोटल केस जो बनते हैं वो बनते हैं 6। इस तरह की सिचुएशन को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, सिचुएशन नंबर 1 और सिचुएशन नंबर 2 को प्लस करोगे, डिवाइडेड करोगे जितनी भी सिचुएशंस बन सकती है उनके साथ। फिर आपने यहाँ क्या किया, सिचुएशन नंबर ए को डिवाइड किया एन से। यहाँ कर ही लेते हैं इसे थोड़ा एक्सप्लेन। मान लीजिए आपने हेड और टेल का लिया है, हेड और टेल। हेड को आप A1 मान रहे हो और टेल को A2 मान रहे हो, तो आपके पास हेड एंड टेल के कितने केसेस बनेंगे वो आप इस तरह से लिखोगे, हेड एंड टेल डिवाइडेड बाय 2, हेड और टेल डिवाइडेड बाय 2। हेड आने के चांसेस कितने हैं, इतने, और टेल आने के चांसेस भी टेल बाय 2। मतलब हेड 1 होता है तो 1/2 और टेल भी 1 होता है तो 1/2। अब आपके पास अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू बनती है चांस ऑफ ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ आप ले रहे हो हेड, तो ये बनेगी, हेड के कितने चांसेस है 1 और टोटल चांसेस 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या बनेगी 1/2, सेम वैसी बनेगी। तो इन दोनों को आप जब कंबाइन करके लिखोगे तो लिखोगे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल। हेड और टेल आने के चांसेस क्या है तो वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हेड आने के चांसेस ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल ये है चांसेस। अगर इन दोनों का और करके निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो आपका प्लस होगा। और के केस में आपका जो भी इवेंट्स होंगे वो प्लस होंगे, ये याद रखना। एडिशन थ्योरम में आप और शब्द का प्रयोग करते हैं। अब अगर आपको कहा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी और सी, यहाँ आप केस ले लो डाइस का, तो टोटल इवेंट कितने बनते हैं, 6 आउटकम्स बनते हैं। और अगर उसमें आपको कहा गया 2 आने के, 4 आने के और 6 आने के चांसेस क्या क्या हैं, तो ये भी 1/6 रहेगा, ये भी 1/6 रहेगा और ये भी 1/6 रहेगा। और जब आप इन सब का टोटल करोगे तो वो आपका इक्वल्स टू 1 होगा, जितने चांसेस इनके आने के हैं और जितने चांसेस इनके ना आने के हैं। तो यहाँ क्या बना फर्स्ट केस में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो ये बना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ
सी, तीनों का अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और उन तीनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी निकल जाएगी। तो अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं एडिशनल थ्योरम का। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ स्टैंडर्ड पैक ऑफ 52, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर अ किंग और अ क्वीन। आइदर का केस है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस है, तो आपके पास एडिशनल थ्योरम फॉलो होगी। यहां आपको पूछा क्या गया है, आइदर अ किंग और अ क्वीन। आपके पास दिया क्या गया है, टोटल कार्ड्स कितने हैं, टोटल कार्ड्स हैं 52। अब एक ताश की गड्डी में 52 कार्ड्स होते हैं और उसमें 4 सेगमेंट्स होते हैं, 4 उसमें डिवाइड किया गया होता है उसे, जिसमें हर एक कार्ड की हर एक सेगमेंट में एक किंग और एक एक क्वीन होती है। तो हमारे पास रेड एंड ब्लैक इस तरह से कार्ड डिवाइड होते हैं। रेड वाले होंगे 26, ब्लैक वाले 26, टोटल होगा 52। रेड प्लस ब्लैक इक्वल्स टू 52, ये हो गया आपका 52। अब रेड वाले में भी दो तरह के केसेस होते हैं, एक में 13 होते हैं और दूसरे में भी 13, यहाँ पे भी 13 और 13, इस तरह से आपके कार्ड्स डिवाइड होते हैं। अब 13 केसेस में एक क्वीन का होगा और एक किंग का होगा, एक क्वीन एक किंग, इस तरह से डिवाइड होगा। तो आपके पास जो केसेस बनेंगे वो बनेंगे किंग और क्वीन, मतलब टोटल क्वींस कितनी है और टोटल किंग कितने हैं, पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। तो आपके पास किंग की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी, टोटल किंग कितने होंगे, रेड और ब्लैक टोटल करके किंग की क्वांटिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इक्वल्स टू 4/52, दैट इज इक्वल टू 1/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन क्या रहेगी, सब में 4 कार्ड ही है, इसमें भी 4/52, ये भी हो जाएगी आपकी 1/30। अब आपको पूछा है आइदर अ किंग और अ क्वीन, तो आइदर का केस है आइदर अ किंग और क्वीन, मतलब इसे लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और क्वीन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, और का केस है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है आपकी 1/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/13, दोनों का एलसीएम लिया 13 और 1 + 1 2, 2/13 जो आपका आया ये है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर अ किंग और अ क्वीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर बना 2/13। एडिशनल थ्योरम से आपने इसका आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट है आपकी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। This theorem states that if two events A and B are independent, the probability that they both will occur is equal to the probability of their individual probability. मतलब दोनों के occurrence की probability equal होगी दोनों के अलग अलग occur होने की probability के बराबर, मतलब probability के equal रहेगी। तो यहाँ आपकी probability का केस क्या बना, अगर A और B दो independent event है, मतलब दो क्वाइंस हैं ये अलग अलग, एक्स क्वाइन और वाई क्वाइन है, या ए क्वाइन और बी क्वाइन ले लीजिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी क्या रहेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज निकालोगे और दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लोगे। अगर दो से ज्यादा केसेस है आपके पास, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी एंड सी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। मतलब तीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज निकालोगे और तीनों को मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल लोगे आप।
अब चलते हैं इसके प्रूफ पे, इसकी थ्योरम को प्रूव करते हैं। यहाँ आपके पास दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या इवेंट ए मल्टीप्लाई बाय इवेंट 2। टोटल नंबर होंगे आपके पास इवेंट 1 के लिए जितने केसेस बनते होंगे वो डिवाइड इनटू इवेंट 2 के लिए जितने भी केसेस बन रहे हैं वो आपने मल्टीप्लाई कर देने उन दोनों को भी आपस में। इसको सेपरेट करके इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो जो आपका ये अकेला केस बना, ये बना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का, ये अकेला केस बना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का। इसे ही हमने कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब इन दोनों का म्यूचुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नेक्स्ट है आपकी मल्टीप्लीकेशन थ्योरम का क्वेश्चन। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है, अ मैन वांट्स टू मैरी अ गर्ल हैविंग क्वालिटीज नंबर 1 वाइट कॉम्प्लेक्शन, और इसकी प्रोबेबिलिटी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सच अ गर्ल इज 1 in 50। हैंडसम डॉरी की सेकंड डिमांड है और थर्ड डिमांड है वेस्टर्नाइज्ड मैनर। तो हैंडसम डॉरी के लिए इसकी प्रोबेबिलिटी है 150, ये थी 120 और ये है 150, 1 in 50। वेस्टर्नाइज्ड मैनर है 1 in 100, मतलब 100 में से एक चांस है ऐसी वेस्टर्नाइज्ड मैनर वाली लड़की ढूंढने का। ये आपको सिचुएशन दी गई है। अब इसमें आपने प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है गेटिंग मैरिड टू सच अ गर्ल, जिसमें तीनों की तीनों क्वालिटीज दी गई हैं। तो यहाँ आप क्वेश्चन करोगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से। यहाँ आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल विद वाइट कॉम्प्लेक्शन, वाइट के लिए आपके पास कॉम्प्लेक्शन के लिए आई 1/20। इसको आप पॉइंट्स में लिखना चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। वाइट कॉम्प्लेक्शन की ये हो गई फर्स्ट क्वालिटीज की। सेकंड क्वालिटी है हैंडसम डाउरी, इसकी है 1/50, तो ये बना 0.02 प्रोबेबिलिटी। थर्ड है आपका केस वेस्टर्नाइज्ड मैनर का, यहां आपके पास है 1 in 100, तो ये बनी 0.01। इस तरह की आपको सिचुएशन दी गई है। अब तीनों क्वालिटीज आपको इंक्लूड करनी है अपने आंसर में, गेटिंग मैरिड टू सच अ गर्ल हैविंग 3 क्वालिटीज। तो यहां आप क्या करोगे, फर्स्ट केस मल्टीप्लाई बाय सेकंड केस और थर्ड केस, क्योंकि हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी एंड सी ये वाला केस बना, तीनों क्वालिटीज इंक्लूड करनी है हमने। तो हम करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ए केस ये हो गया बी और सी, तो ए की आई आपकी 1/20, बी की 1/50, सी की आई 1/100। इसे आपने पॉइंट्स में लिख रखा है, पॉइंट्स में कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहेगी आपको, तो आप इस तरीके से कर लीजिए। ये बना आपका 0.000001, 5 to the 10 और ये हो गया 1। ये आपकी प्रोबेबिलिटी आई ऑफ गेटिंग अ गर्ल हैविंग 3 क्वालिटीज। तीनों क्वालिटीज इंक्लूड की है तो आपने मल्टीप्लाई की है प्रोबेबिलिटीज। नेक्स्ट है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमेशा डिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर काम करेगी। जहां पे भी आपके इवेंट्स एक दूसरे से रिलेट करेंगे और एंड रिजल्ट पे इफेक्ट डालेगा किसी एक इवेंट का होना, तो वहां आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज होगा। कहने का मतलब क्या है, यहां आपका मान लीजिए अगर ए इवेंट हैपन हो जाता है तो उसका असर बी के रिजल्ट पर पड़ेगा। दोनों एक दूसरे पे इफेक्ट डालेंगे, दोनों के रिजल्ट्स में एक दूसरे के होने का असर होगा। जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम थी वहां पे आपके पास 2 इवेंट्स रहते थे, बट वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते थे। वहां एक का होना दूसरे के होने से कोई लेना देना नहीं होता था उसे। वो एक हो रहा है तो भी ठीक है, नहीं हो रहा तो भी दूसरे वाले पे उसका कोई
इफेक्ट नहीं पड़ता था। बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक इवेंट का हैपन होना दूसरे के ऊपर इफेक्ट डालेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक बाउल में से 100 पर्चियां डालकर दी गई है और आपको कहा गया है 3 ड्रॉ आपने निकालने हैं। अब आप फर्स्ट केस में क्या करोगे, आपके पास 100 पर्चियां हैं, उनमें से एक पर्ची निकालोगे, तो आपका केस बनेगा 1/100 का। सेकेंड केस में उस पर्ची को आप दोबारा वापस नहीं डाल रहे हो, इस वजह से आपके पास जो टोटल इवेंट होंगे वो रह जाएंगे 99। अब सेकेंड केस में जब आप दूसरा ड्रॉ निकालोगे तो वो बनेगा 1/99 की प्रोबेबिलिटी का केस। थर्ड केस में आपके पास अब सेकेंड वाली पर्ची भी आपने नहीं डाली है वापस, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/98, मतलब 98 पर्चीज में से आपने एक पर्ची और निकाल ली। इस तरीके से जब पहली वाली पर्ची का असर दूसरे वाले पे हुआ और दूसरे वाले का तीसरे वाले पे, तो ये आपका बना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर इसकी डेफिनेशन सुननी है तो वो ये है, 2 इवेंट्स A and B आर सेड टू बी डिपेंडेंट व्हेन B can occur only when A is known to have occurred, or vice versa. The probability attached to such an event is called the conditional probability, and it is denoted by probability of A divided by B, or in other words, probability of A given that B has occurred. मतलब B का होना हो चुका है, बी हैपन हो गया है और ए का असर उसके ऊपर पड़ रहा है। तो यहाँ आपकी प्रोबेबिलिटी बनी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए, जहाँ पे आपका बी के ऊपर ए के होने का असर हो रहा है, यहाँ ए के ऊपर बी के होने का असर हो रहा था। ए गिवन दैट बी हैज अक्कर्ड, यहाँ बी गिवन दैट ए हैज अक्कर्ड। जो भी हो चुका इवेंट है वो बॉटम में आएगा और जो होना है वो ऊपर आएगा। If 2 events A and B are dependent, then the conditional probability of B given A is equal to probability of AB divided by probability of A. अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए आप करोगे probability of B given A as equals to happening of first key डिवाइडेड बाय ए प्लस बी का टोटल इक्वल्स टू बनेगा ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। 2 इवेंट आपके निकल गए और उनका टोटल नंबर इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सेकेंड केस में अगर ए गिवन बी है आपको दिया गया, तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, probability of AB divided by probability of B। ये इसकी थ्योरम बनती है। इस थ्योरम में आपके पास A is the number of case for the simultaneously happening of A and B out of A plus B cases in which A can happen with or without happening of B दिया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, a bag contains 5 white ball and 3 black ball. 2 balls are drawn at random, one after another without replacement. Find the probability of that both balls are black. क्वेश्चन में आपको दोनों ब्लैक बॉल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी ये पूछा गया है, और आपके पास टोटल केसेस जो हैं, टोटल बॉल्स जो हैं वो बनेगी, टोटल बॉल्स है आपके पास 5 वाइट प्लस 3 ब्लैक, टोटल हुई 8। अब आपके पास वाइट और ब्लैक 2 तरह की बॉल्स हैं, तो वाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, वाइट के लिए बनेगी 5/8 और ब्लैक के लिए बनेगी 3/8। 3 ब्लैक बॉल्स हैं और टोटल 8 हैं, 5 वाइट बॉल्स हैं और टोटल 8 बॉल्स हैं। अगर आपको कहा गया है ब्लैक बॉल निकालनी है आपने 2 अटेम्प्ट्स में, 2 balls are drawn at random one after another without replacement। 2 balls निकालनी है बट रिप्लेसमेंट नहीं करनी है, जो पहले एक बॉल निकाली है उसे साइड में रहने देना, उसे वापस बीच में मिक्स नहीं करना है, ये आपको कंडीशन दी गई है। अब आपके पास फर्स्ट केस बनता है जब फर्स्ट अटेम्प्ट आप
करोगे तो आपके पास ब्लैक बॉल निकालने के चांसेस, ब्लैक बॉल इन फर्स्ट अटेम्प्ट जो आपका रहेगा वो रहेगा, टोटल है आपके पास 8 बॉल्स जिसमें से ब्लैक है 3। फर्स्ट केस में आप 3 में से एक ब्लैक बॉल निकाल लोगे और टोटल 8 थे तो टोटल 8 में से एक कम हो जाएगी। सेकंड केस में आपने जो बॉल निकाल ली है उसे वापस नहीं डाल रहे हो तो सेकंड अटेम्प्ट में आपकी ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी बनेगी, सेकंड में भी आपको ब्लैक बॉल ही निकालनी है तो ये प्रोबेबिलिटी बनेगी। अब आपके पास टोटल ब्लैक बॉल बची है 2 और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो कि है आपके पास 5 वाइट के और 3 में से एक ब्लैक निकल चुकी है तो 2 बाकी बचे हैं, तो ये हुआ 2/7। ये आपकी सेकंड ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब आपने निकालनी है बोथ ब्लैक बॉल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ ब्लैक बॉल्स। बोथ का केस है, मल्टीप्लिकेशन होगी, ये हमें क्लियर है। अब आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये बना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए घट चुका है तब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या रहेगी, ए इवेंट के होने के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या रहेगी वो इस तरह से लिखेंगे हम। तो यहाँ आपके पास केस बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिपेंडेंट ऑन ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकली है आपकी 3/8 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर ए बची है 2/7। ये होगा आपका 28 और 3, आपकी 3/28 प्रोबेबिलिटी आएगी। 2 1 2, 2 4 8, ये यहाँ से हो गया 4 7 28, 3 का 3, 3/28 आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है गेटिंग बोथ ब्लैक बॉल्स। बोथ ब्लैक बॉल्स की प्रोबेबिलिटी आई 3/28। कंडीशन यहाँ क्या थी, जो पहली बॉल आपने निकाल ली है वो दोबारा वापस नहीं डाली जाएगी, उसे साइड में ही रहने दिया जाएगा।